नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। तो आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका विषय है क्लास 12 जियोग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम भारत, लोग और अर्थव्यवस्था यानी कि ज्योग्राफी की बुक सेकंड चैप्टर 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो आज के सुविचार के साथ। तो हमारा आज का गुड थॉट है कि ज्ञान ही वो गंगा है जिसमें सारी अज्ञानता को मिटाने की और ज्ञान का दीपक जलाने की क्षमता होती है। तो आज के सुविचार के साथ प्रारंभ करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न हमारे चैप्टर के नेम की अकॉर्डिंगली ही है कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं जो कि निम्नलिखित हैं। पहली, गंदी बस्तियों की समस्या। दूसरी, ग्रामीण शहरी प्रवास। तीसरा, भूनिम्नीकरण की समस्या। चौथा, पर्यावरण प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। पांचवा, नगरीय अपशिष्टों का निपटान। तो ये पांचों जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हीं पर आधारित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और अगर पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या में से किसी भी एक समस्या का या किसी भी दो अथवा या किसी तीन समस्या का वर्णन कीजिए। तो ये 3 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। तो अब हम इन समस्याओं की चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए और प्रदूषण के वर्गीकरण की कसौटी क्या होती है। तो इस प्रश्न में हमें प्रदूषण क्या है ये बताना है और प्रदूषण के वर्गीकरण की कसौटी भी बतानी है। तो प्रदूषण की परिभाषा हम देखेंगे सबसे पहले। तो प्रदूषण जल, भूमि तथा वायु को भौतिक, रासायनिक तत्व, जैविक विशेषताओं में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों को जो कि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीवों के जीवन पर खतरनाक प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। तो ये थी प्रदूषण की परिभाषा, जिसमें जल, भूमि तथा वायु के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है और उनकी जो अपेक्षित क्षमता होती है वो भी परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि उस जगह और उस चीज़ का इस्तेमाल करने से जीवों को भी हानि होती है। अब है हमारी प्रदूषण की कसौटी। तो प्रदूषण के परिवहन एवं विकसित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रदूषण को वर्गीकृत करने की एक ही कसौटी होती है, वो होती है उसकी परिवहित एवं विकसित होने का माध्यम, जो कि जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है और भूमि भी हो सकती है। तो ऐसे ही प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि भी एक प्रदूषण होती है जो कि आवाज़ के कारण होता है। तो हमारे 4 से 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जिनकी चर्चा अभी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों में करेंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भूनिम्नीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि भूनिम्नीकरण क्या होता है और ये किन किन कारणों से होता है। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो भूनिम्नीकरण से तात्पर्य भूमि की उत्पादकता में अल्प समय के लिए या स्थायी रूप से कमी आना है। भूनिम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। तो भूनिम्नीकरण होता है मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आना या उसकी उपजाऊ शक्ति का समाप्त हो जाना। फिर वो अल्प समय के लिए भी हो सकता है और स्थायी रूप से यानी कि हमेशा के लिए भी हो सकता है। तो ये था भूनिम्नीकरण। अब इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला कारण है वृक्ष उन्मूलन के कारण मृदा अपरदन होता है और मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है। तो वृक्ष जो कि मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिनकी जड़ें प्राय मिट्टी को बांधे रखती हैं, यदि हम उनकी अत्यधिक कटाई करते हैं तो मृदा अपरदन होता है। और दूसरा कारण हमारा
यह है कि भूमि पर लगातार कृषि उपज लेते रहने से भी भूमि की उत्पादकता में कमी आती है। तो ये थे हमारे 2 पॉइंट्स जो कि मृदा अपरदन और भूनिम्नीकरण के कारणों में से एक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि लगातार जल भराव एवं नहरी सिंचाई से भी भूनिम्नीकरण होता है। और हमारा चौथा पॉइंट है कि वृक्षों की कटाई व अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण भी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है, जो कि भूनिम्नीकरण के कारणों में से एक है। यह लगातार सिंचाई करते रहने और फसल चक्र को न अपनाने से भी मिट्टी की उपजाऊपन में कमी आती है। तो ये थे भूनिम्नीकरण के कारण जिनका हमने अभी वर्णन किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। भूनिम्नीकरण क्या है और इसके कौन कौन से कारण हैं। इसके साथ ही यह प्रश्न भी आ सकता है कि हम भूनिम्नीकरण को कैसे रोक सकते हैं, उसके रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये थे हमारे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोत क्या है, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। तो हमें हमारे चौथे प्रश्न में बताना है कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके क्या प्रभाव है और इसके कौन कौन से स्रोत है, वर्णन कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। वायु प्रदूषण तो धुआं, धूल, जहरीली गैस, दुर्गंध व वाष्प की वायु में वृद्धि से जीव जंतुओं का संपत्ति के लिए हानिकारक होती हैं, वायु प्रदूषण कहलाती हैं। वायु प्रदूषण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण यानी कि वायु में धुआं, धूल, जहरीली गैस, दुर्गंध, वाष्प यानी कि अनचाहे पदार्थों की वृद्धि होना और जिसके कारण जीव जंतुओं को सांस लेने में प्रॉब्लम हो और उनके लिए ये हानिकारक सिद्ध हो, तो हम कहेंगे कि वो वायु प्रदूषित है, यानी कि वायु प्रदूषण कहलाता है। दूसरा है वायु प्रदूषण के स्रोत। कौन कौन से स्रोत होते हैं, किन किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है? तो जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण, खनन और ठोस कचरा निपटान की विधियां, जैसे कि कचरे को बाहर ही जला दिया जाता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा औद्योगिकरण के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। ये स्रोत वायु में सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन व कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा व एस्बेस्टस छोड़ते हैं, यानी कि ये जहरीली गैसें हैं जो इनके दहन, खनन और ठोस कचरा निपटान के कारण वायु में फैलती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती है। तो ये थे वायु प्रदूषण के स्रोत। अब हमें बताना है कि वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसका कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं, यानी कि स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण श्वसन संबंधी बीमारियां, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां व कई रक्त संबंधी बीमारियां भी होती हैं। दूसरा पॉइंट है नगरों के ऊपर धूम्र कोहरा छाया रहता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके कारण अम्लीय वर्षा भी होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो वायु प्रदूषण के कारण ही होती है। और हमें पता है कि अम्लीय वर्षा कितनी हानिकारक होती है, इससे त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये थे वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा यह प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न है कि आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या वर्तमान ही नहीं भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समस्या बन रही है, स्पष्ट करें। तो हमारा यह प्रश्न है कि आधुनिक समय में जो प्रदूषण हो रहा है वो सिर्फ वर्तमान की ही समस्या नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समस्या है, स्पष्ट कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि हाँ, यह प्रश्न बिल्कुल सत्य है। यह समस्या वर्तमान की पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि आधुनिक समय में प्रदूषण मानव के लिए गंभीर समस्या बन गया है। इससे पृथ्वी पर मानव जीवन खतरे में है। प्राकृतिक वातावरण पर हो रहे इस प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि सभी मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल इससे प्रभावित हो रहे हैं। जब से गांव, कस्बों व नगरों तथा औद्योगिकरण का विकास हुआ है तब से परिस्थितियां धीरे धीरे और भी अधिक बिगड़ती जा रही हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर कि आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि हमारा जो नया औद्योगिकरण का युग है, यूरोप और पश्चिमी सभ्यता
विशेषता है वो हमारे पर्यावरण पर कुप्रभाव डाल रही है, जिसके कारण सिर्फ लोग ही नहीं, जीव जंतु और पेड़ पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं, जो कि इस तरह की अशुद्धियों को जन्म दे रहे हैं। इस तरह की अशुद्धियाँ वातावरण में बढ़ रही हैं, जिससे केवल वर्तमान की पीढ़ी ही नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के उत्तर की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें गंदी बस्तियों के बारे में वर्णन करना है। तो देखते हैं हम अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो भारत में गंदी बस्तियों की समस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जो निम्नलिखित है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग ग्रामीण पिछले इलाकों से प्रवासित होकर रोजगार की तलाश में आते हैं। यहाँ अच्छे मकानों को मिलना कठिन होता है, इसीलिए वे खाली पड़ी सरकारी भूमि पर ही अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो गंदी बस्तियों के बारे में हमें बताना है कि इन गंदी बस्तियों का निर्माण कैसे होता है। तो ये गंदी बस्तियाँ जिनमें ग्रामीण लोग आते हैं रोजगार की तलाश में, लेकिन उन्हें उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो वो अच्छे मकान तो ले नहीं सकते, में रह नहीं सकते हैं, इसीलिए वे किसी सरकारी भूमि, खाली पड़ी सरकारी भूमि पर ही अपना कब्जा जमा लेते हैं। और ये बस्तियां रेलवे लाइन, सड़क के साथ या पार्क आदि में अवैध कब्जा कर बसाई जाती हैं। तो ये थी गंदी बस्तियों की विशेषताएं। इतना ही नहीं, खुली हवा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ सुविधाएं, प्रकाश का सर्वथा अभाव होता है। यानी कि इन बस्तियों में ना पीने का पानी होता है, ना खुली हवा होती है, ना शौच संबंधी सुविधाएं होती हैं। यानी कि इन बस्तियों में ऐसी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। कम वेतन मजदूरी प्राप्त करने के कारण जीवन स्तर अति निम्न होता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को वेतन और मजदूरी भी बहुत कम प्राप्त होती है, जिसके कारण उनका जीवन स्तर भी निम्न होता है। कुपोषण के कारण बीमारियों की संभावना बनी रहती है। नशा व अपराध के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग व नौजवान जो होते हैं वो नशा और अपराध के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं होता है। वह अपने जीवन को इस तरह से नहीं जी पाते जिस तरह से वे जीना चाहते हैं। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है, प्राय अस्पताल और स्कूल भी नहीं होते हैं। तो ये थी गंदी बस्तियाँ, जिनमें हम झुग्गी झोपड़ियों को भी देखते हैं। यह भी एक गंदी बस्तियों की विशेषता में होता है। तो इन बस्तियों में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और इनमें जनसंख्या बहुत अधिक और सुविधा का अभाव होता है। तो हमारा यह प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो यह प्रश्न हमारा अपशिष्ट निपटान से संबंधित है, जिसमें हमें बताना है कि भारत में अपशिष्ट निपटान एक महत्वपूर्ण समस्या क्यों बनी हुई है। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु आदि महानगरों में यह एक गंभीर समस्या है। भारत में नगरीय अपशिष्ट एक महत्वपूर्ण समस्या तो है, लेकिन ये महानगरों की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, जिससे जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण जैसी अनेक समस्याओं का जन्म होता है। जैसे नगरीय क्षेत्रों में 1971 से 77 के दौरान कचरे की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जो कि 350 ग्राम से 490 ग्राम प्रतिदिन हो गई। प्लास्टिक तथा सिंथेटिक पदार्थ ठोस कचरा नष्ट होने में काफ़ी तथा लंबा समय लेते हैं। यह एक उदाहरण देकर बताया गया है कि 1971 से 77 के दौरान कचरे की जो मात्रा थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। प्रतिदिन 350 490 ग्राम तक कचरे की उत्पत्ति होने लगी थी, जिसमें प्लास्टिक तथा सिंथेटिक जैसे पदार्थ मेन थे और ये पदार्थ प्राय ठोस कचरे की कैटेगरी में आते हैं और इनको अपशिष्ट में बदलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इतना ही नहीं, इन कचरों के कारण कई बीमारियां भी पनपती हैं, जैसे मच्छर मक्खियों के द्वारा कई संक्रामक बीमारियां, जो बाद में कई बीमारी, महामारी और पर्यावरण संकटों का कारण भी बनती हैं। तो ये था हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि
यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त दूषकों से भी प्रदूषित होता है, परंतु मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण चिंता का वास्तविक कारण है। क्यों? इस प्रश्न में हमें जल प्रदूषण के बारे में बताना है कि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों जैसे मिट्टी और हवा में आई धूल के कारण तो प्रदूषित होता ही है, परंतु जो मानव स्रोत है उनके कारण जो जल प्रदूषित होता है वो वास्तविक कारण माना जाता है। क्यों? और ये चिंता का विषय भी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो प्राकृतिक कारणों से अगर जल प्रदूषित होता है तो वो बहते बहते साफ हो जाता है, इतना हमें पता है, वो कॉमन सी बात होती है। लेकिन जो मानव स्रोत हैं जैसे औद्योगिक कचरा जिनमें जहरीली गैसें भी होती है, उनके कारण जब जल प्रदूषित होता है तो वो एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि फिर वो पानी बिल्कुल भी यूज़ के लायक नहीं रहता है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर अपने इन्हीं पॉइंट से देना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मानव जल को औद्योगिक, कृषि व सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रदूषित करता है। मानव जल को औद्योगिक, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रदूषित करता है क्योंकि वो जल का प्रयोग औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक तीनों गतिविधियों में करता है और जल को प्रदूषित करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा औद्योगिक कचरा। जहरीली गैस, रासायनिक अवशेष व भारी धातुएं बिना उपचार के जल स्रोतों में विसर्जित कर दी जाती हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है और वो एक जहरीले पेय में बदल जाता है, फिर वो बिल्कुल भी प्रयोग के लायक नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि आधुनिक कृषि की पद्धतियाँ, रासायनिक पदार्थ व कीटनाशक आदि भी जल के स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट यानी कि दूसरा पॉइंट था वो था हमारे औद्योगिक कारण, जो मानव के औद्योगिक स्रोत है जिनसे वो जल को प्रदूषित करता है, जैसे कि कचरा हो गया, जहरीली गैस, रासायनिक अवशेष, ये औद्योगिक कारण होते हैं जल को प्रदूषित करने के। फिर कृषि कारण, जिसमें मनुष्य कृषि की पद्धतियाँ, रासायनिक पदार्थ और कीटनाशक का प्रयोग करके जल के स्रोतों को प्रदूषित करता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले, पर्यटन व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ जल स्रोतों को प्रदूषित कर रही हैं। यानी कि सांस्कृतिक कारणों का भी वर्णन किया है। सांस्कृतिक कारण जैसे तीर्थ यात्राओं के कारण जब लोग नदियों में जाते हैं, उसमें स्नान करते हैं और धार्मिक मेलों में जाते हैं तो वो कुछ अपने जो रैपर वगैरह होते हैं वो ऐसे ही नदियों में फेंक देते हैं कूड़ा समझ के। और फिर पर्यटन व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे मूर्ति विसर्जन होता है, तो ये सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल को प्रदूषित करती हैं। तो मानव अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कई कारणों से जल को प्रदूषित कर रहा है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत में जलाशयों को उद्योग किस प्रकार प्रदूषित करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमारा 11वां प्रश्न भी जल प्रदूषण पर ही आधारित है, जिसमें पूछा गया है कि भारत में जो उद्योग है वो भारत के जलाशयों को कैसे प्रदूषित करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होते हैं और ये जल को प्रदूषित करते हैं। अधिकतर औद्योगिक कचरों को बहते जल या झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों आदि में पहुंच जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। थर्ड पॉइंट है सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग। इसमें हमें उदाहरण सहित स्पष्ट करना था, तो हमने उदाहरण दिया कि जो उद्योग होते हैं उनसे अनेक प्रकार के अवांछित उत्पाद निकलते हैं। उदाहरण के लिए प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैसें, औद्योगिक कचरा, अवशेष, भारी धातुएं, धूल, धुआं, कण, जो कि जल में पहुँच के जल को प्रदूषित करते हैं। अब जल को प्रदूषित करने वाले उद्योग कौन से हैं, उनके भी तो उदाहरण बताने पड़ेंगे। तो जल को प्रदूषित करने वाले उद्योग है चमड़ा उद्योग, लुगदी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग, जिनसे निकलने वाले कचरे को ऐसे ही बहते तथा झीलों के पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है बिना उपचार किए, जिससे कि जल और जलाशय, नदी, तालाब, सागर सब प्रदूषित होते हैं और जल प्रदूषण जैसी
समस्या का निर्माण होता है और लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को कि वो क्या है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है, वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, इनका वर्णन कीजिए। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं ये तो हमें पता ही है कि प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण। अब हमें बताना है कि इन प्रदूषणों को हम कैसे रोक सकते हैं, यानी कि इनकी रोकथाम के उपायों का हमें वर्णन करना है। तो देखते हैं कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है और वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो प्रदूषण की रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इससे हम भूनिम्नीकरण तथा मृदा अपरदन को भी रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, कृषि की पारंपरिक पद्धतियों का प्रयोग करके भी हम वातावरण में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम कर सकते हैं। यानी कि हम कृषि की पारंपरिक रासायनिक खाद की जगह हम हमारे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करके और पारंपरिक पद्धतियों का प्रयोग करके भी वातावरण में हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति के बीच उपस्थित नाजुक संबंध को प्राय बनाए रखने से भी हम हमारे समाज में हो रहे प्रदूषणों पर रोकथाम पा सकते हैं। तो ये थे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर जिन पर अमल किया जाए तो प्रकृति में हो रहे प्रदूषणों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा इस प्रश्न में हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे हमारी सांस्कृतिक तकनीकें, सांस्कृतिक विधियां हैं, उनको बदलकर और नदियों में होने वाले मूर्ति विसर्जन को रोककर हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और वाहनों में प्रयोग होने वाले हॉर्न पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाकर हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और जो मशीनें होती हैं उनमें उच्च चिमनी की जो उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले औजार, जो तकनीकें यूज़ होती हैं, उनको कम करके भी हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम कई बीमारियों पर भी रोकथाम पा सकते हैं। तो ये तो प्रदूषणों को नियंत्रित करने के कुछ उपाय। तो इसी के साथ हमारा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है और हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि चाहिए आपको ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको चाहिए हमारी वीडियो सबसे पहले, तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी और आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल रही। थैंक यू गाइज़।